नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसे मेहमान हैं जो एक प्रकाशन संस्था चलाते हैं और उनके जो पुस्तकें हैं भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। बहुत लोग उनको पढ़ते हैं। वेरी पॉपुलर बुक्स, वेरी पॉपुलर ऑथर्स। तो और ये नए नए ऑथर्स जो हैं या प्रकार जो नए नए लेखक हैं उनको भी बहुत प्रमोट करते हैं। एक विभिन्न तरह की एक मेंटल कंसेप्शन है, जैसे कि हमारे वेद शास्त्र और उनसे उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकें आजकल ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं और हिस्ट्री के बेसिस पे, क्योंकि एक भारतीयों में एक तरीके की भूख है कि हमारी वास्तविक इतिहास क्या था, जो कि लोगों ने बताया नहीं अभी तक। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक षड्यंत्र भी था अंग्रेजों का, जो क्रिश्चियन धर्म में सभी भारतीयों को कन्वर्ट करना चाहते थे। और उसके पहले इस्लामिक जो भारत में आतंकी थे और जिन्होंने भारत को लूटा, उन्होंने भी हमारे जो इतिहास है उसको गलत तरीके से प्रोड्यूस किया और उसकी वजह से भारत में एक तरीके की आइडेंटिटी क्राइसिस प्रोड्यूस हुई और जो आज भी चल रही है। और एक तरीके का जो हमारे शास्त्रों के साथ खिलवाड़ किया, शास्त्र तो संस्कृत में लिखे गए हैं तो कोई खिलवाड़ तो कर नहीं सकता, लेकिन जो उसमें टिप्पणी देते हैं उसमें सारा खिलवाड़ होता है। और ये हुआ हमारे जो शास्त्रों के साथ। तो आज ऐसा हो गया है कि जो हिंदू धर्म को जो पालन करते हैं उनको अपने लेखकों पर ही विश्वास नहीं है। वो हमारे लेखकों को छोड़कर अंग्रेज, अरब, उन सबको कोट करते हैं। तो ये सिर्फ भारत में देखा जाता है। तो इस जिसको मनोभ्रांत बोलूंगा क्योंकि कंफ्यूजन है ये, इसको दूर करने के लिए हमारे साथ हैं श्री प्रभात अग्रवाल, जो प्रभात प्रकाशन के जिन्होंने शुरुआत की। तो नमस्कार प्रभात जी, वेरी वेलकम। नमस्ते, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आप जो काम कर रहे हैं, जितना मैंने आपको इतनी संक्षिप्त 2 बार की बातचीत में जाना, तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप सत्य की मशाल को लेकर आगे चल रहे हैं और भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति के प्रचार प्रसार में जो आप उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, उसके आप और आपकी पूरी टीम का अभिनंदन। क्योंकि सत्य को हमेशा पीछे धकेला गया, परंतु आप जैसे जो वाहक हैं समाज के, उस प्रकाश को हमेशा ज्योतित रखते हैं, ये बड़ी बात है। तो सत्यलॉजी के माध्यम से जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये जो सत्य का प्रकाश है वो पूरे विश्व में आलोकित होगा और हिंदू धर्म दर्शन संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था पुनर्जागृत होगी। हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं इस समय, क्योंकि जैसा आपने अभी कहा, लगातार हम पर आक्रमण हुए, आक्रांता आए, भारत के वैभव और यहाँ के गौरवशाली इतिहास को उन्होंने खंडित किया, हमारे ऐश्वर्य को भंग किया, यहाँ की हमारी भारतीय अस्मिता को तार तार कर दिया, हमारे शिक्षण संस्थान हो, हमारी ऐतिहासिक धरोहर हो, सबको उन्होंने नष्ट भ्रष्ट किया। तो इनके कुत्सित काम भी हमारी हजारों साल पुरानी इस परंपरा को विखंडित नहीं कर पाए और भारतीय जिजीविषा के कारण से हम बार बार उठ खड़े हुए। तो ये बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। परदेश में रहकर इस ज्योत को जलाए रखना ही बड़ा काम है। बहुत बहुत आभार आपका और धन्यवाद जो आप प्रोत्साहित कर रहे हैं हम सबों को। यहाँ पे बहुत बड़ी हमारी टीम है और सभी लोग आपका अभिनंदन करते हैं। और हमारे स्टूडेंट लीडर्स ने कभी इतनी शुद्ध हिंदी सुनी नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज भी है। शायद हमारे कुछ लोग हिंदी सीखने की कोशिश भी करेंगे इसके बाद। तो ये भाषा है, ये जो भाषा इतनी शक्तिशाली एक माध्यम है, इतना बहुत शक्तिशाली एक माध्यम है जो मानसिकता से पूरी तरह रिलेटेड है कि जिस तरह आप बात करते हैं उसी प्रकार आप सोचते हैं। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भाषा के प्रति मेरा बहुत आग्रह है, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद मैं दुराग्रही हो गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब हिंदी में हमारे पास शब्द है उपस्थित,
तो मैं मौजूद का प्रयोग क्यों करूं? हिंदी में शब्द है सम्मिलित होना, तो मैं शिरकत शब्द का प्रयोग क्यों करूं? तो इसलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि हम जब अपनी भाषा बोलें तो वो प्रांजल भाषा हो, संस्कृत न भी हो परंतु शुद्ध भाषा हो, क्योंकि बहुत आवश्यक है। अगर हम भी लोग अपनी भाषा को भूल जाएंगे तो बाकी लोग हमारा क्या सम्मान करें? क्योंकि हमारा गौरव हमारी भाषा में है, संस्कृति में है। तो भाषा तो एक माध्यम है हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का। तो हमको बहुत आवश्यक है कि भाषा के प्रति हम आग्रह करें। लोग कहते हैं बड़ी क्लिष्ट और कठिन भाषा आप बोलते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि जो आप नहीं जानते वो कठिन है। जब आप जान जाएंगे उपस्थित शब्द तो वो कठिन कहाँ रह जाएगा। आपने मौजूद शब्द भी तो कहीं से बोला। तो हमारे हाँ जो कोई शब्द हमारे पास ना हो, हम दूसरी भाषा का हम बोलते हैं। हम ट्रेन बोलते हैं, हम रेल बोलते हैं। तो भाषा के प्रति, पर अपनी भाषा के प्रति हमारा सरोकार होना बहुत आवश्यक है। और भाषा में संस्कार होना चाहिए, विचार होना चाहिए। जिस प्रकार की भाषा आजकल स्लैंग लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसमें ना किसी के प्रति सम्मान दिखता है, ना आदर भाव दिखता है। मेरा अभ्यास है कि मैं किसी को मेल लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा डियर सत्संगी जी, नमस्ते। तो मेरे पास जो उत्तर आता है वो आता है डियर प्रभात। वो जी नहीं लगाते। मैं कुशल क्षेम पूछता हूँ मेल के अंदर, होप यू आर वेल, आशा आप आनंद है। तो वो सीधे अपने विषय पे आ जाते हैं। तो वो प्रोफेशनलिज्म तो उनका ठीक है, हो सकता है, परंतु मैं अपना अभ्यास और संस्कार खराब नहीं कर सकता। मेरे ऑफिस में मेरे जो सहयोगी कहते हैं कि आप तो शुरू की 2 लाइन 3 लाइन इस चीज में लिखते हैं, अभिवादन भी करते हैं, कुशल क्षेम भी पूछते हैं, जबकि सामने वाले ने तो सीधे सीधे सपाट आपको विषय पे बात शुरू कर दी। तो मैं कहता हूँ उनका अभ्यास अपना है, मेरा अभ्यास अपना है। अगर एक साधु जा रहा है और उसको एक बिच्छू ने डंक मारा तो वो उसको छुड़ा के वापस पानी में छोड़ देता है। अगले दिन फिर वो डंक मारता है, फिर छोड़ देता है। तो साधु से किसी ने कहा कि उसको मार क्यों नहीं देते, बार बार पानी में छोड़ देते हो? तो साधु ने कहा ये उसका संस्कार है मुझे डंक मारना, और मेरा संस्कार है इसको अभयदान देना। तो वो अपना संस्कार नहीं छोड़ेगा तो मैं अपना संस्कार कैसे छोड़ूं? तो इसलिए भाषा के प्रति हमारा आग्रह होना बहुत आवश्यक है। ये ठीक है, कुछ अभ्यास मैं जैसे वाणिज्य का विद्यार्थी रहा, मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स करने के बाद मैं व्यवसाय में आया। ये हमारा पैतृक व्यवसाय है, पिताजी ने प्रारंभ किया था। तो उस समय हमने हिंदी पढ़ी 10वीं तक, उसके बाद सारी शिक्षा तो अंग्रेजी में हुई। परंतु यहाँ आने के बाद अगर इस काम में रमना है तो उसको सीखना पड़ेगा। तब जाना कि नेहरू में बड़ी की मात्रा लगती है और रुई में छोटी की मात्रा लगती है। तो एक लगन हो गई कि नहीं, भाषा के प्रति शुद्धता का आग्रह रखना बहुत आवश्यक है। तो पहले मैंने स्वयं अपने आप को उसके अंदर, मैं निष्णात नहीं कहूंगा परंतु सीखने का अभ्यास किया। अभी भी सीख रहा हूँ मैं। नए नए शब्द, हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है तो धीरे धीरे शब्द आते हैं, परंतु नए शब्द सीखने का अभ्यास भी करते हैं। और यही सबको सिखाता हूँ, सबको बताता हूँ कि शब्दों की शुद्धता के प्रति हमारा विशेष आग्रह होना चाहिए, बातचीत में भी और पुस्तकों में भी। पहले के जो आजकल हम लोग बहुत इनोवेशन का बात करते हैं। मैंने बहुत सारे कंपनीज चालू की हैं, बेची हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर से बेचे हैं। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो इनोवेशन है वो आपके इतिहास से आती है, क्योंकि किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है। और जो हमारे जो शास्त्रों में है, महाभारत रामायण में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज का वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, जो मनुष्य के लिए कार्यान्वित करना उसको बहुत ही सरल है। लेकिन हम लोग जब उसको छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं मिथोलॉजी है, तो वो इनोवेशन चला जाता है। फिर उसको जर्मन लाके उसको चुरा लेते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं वो। हाँ, वो उसको भारत में पुनर्स्थापित करते हैं। हाँ, वो जो वहां से लाते हैं तो हम भारत में यहाँ पे नाखून अपने बजाने शुरू कर देते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर कि जो अपने चिराग तले अंधेरा, हम यहाँ भारत में सब कुछ होने के बावजूद पश्चिम की ओर देखते हैं कि वहां से जो आएगा उसे हम ग्रहण करेंगे। योग तो हमारी इतनी सनातन परंपरा है, इतने योगाचार्य हुए, पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, सब कुछ किया, परंतु अब उसकी सर्वमान्यता हो रही है धीरे धीरे। तो इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान शासन है हमारा, वो इसमें उसकी बड़ी भूमिका है कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने का प्रस्ताव माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने रखा और इतने प्रबल समर्थन के साथ विश्व के 173 देशों ने उसका समर्थन किया, तो अभूतपूर्व था। तो मुझे लगता है हम उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। तो जो मैथोलॉजी करके लोगों ने नकारा हमको, अब वो सत्यलॉजी होकर प्रमाणित हो जाएगा। यही एक कारण है हम लोगों ने
इस शब्द का निर्माण किया, जी क्योंकि माइथोलॉजी करके जब लोग बोलते हैं उसका एक डायरेक्ट मीनिंग है और एक इनडायरेक्ट मीनिंग है। डायरेक्ट मीनिंग मतलब कि ये एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब डायरेक्ट मीनिंग एक्चुअली इज ए स्टडी ऑफ लाइज, वो झूठ की का विश्लेषण, मिथ है, मिथ है। मिथ है। और और उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब लोग सोचते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिथोलॉजी मतलब आप किसी भी भारतीय को बोलेंगे तो बोलेंगे हमारी माइथोलॉजी में ऐसा लिखा है, तो वो लैंग्वेज में ही झूठ को बिठा दिया, तो अभी माइंड में बैठ गया कि उस पर विश्वास नहीं इसलिए कर मैं सकते। हमेशा कहता हूँ कि हमारे प्राचीन वाङ्मय में लिखा गया है, मैं माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग ही नहीं करता। हमारे प्राचीन भारतीय वाङ्मय में ये लिखा है, हमको ये कहना चाहिए। हमारे माइथोलॉजी में कहा गया ये कोई शब्द ही नहीं, इसका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम एक उपन्यास अभी प्रकाशित कर रहे हैं, लेखक है श्री मनोज सिंह, उन्होंने बहुत गहन अध्ययन करके उपन्यास लिखा है, मैं आर्यपुत्र हूँ। तो जो एक थ्योरी चला दी था, आर्य बाहर से आए थे और ये सब जो पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने, तो उसका एक प्रतिकार करने के लिए बहुत सुंदर उपन्यास अभी अगले माह तक प्रकाशित हो जाएगा, मैं आर्यपुत्र। तो उसमें इसी की इसकी स्थापना की है। ये जो लोगों ने भ्रम उत्पन्न किए कि हम बाहर से आए, ये तो उस सब का एक सिलसिलेवार वर्णन उन्होंने किया है। तो इसलिए पुस्तकों का बड़ा महत्व है कि इस प्रकार के जो भ्रम लोगों ने उत्पन्न किए, ये मिथ नहीं है, ये भ्रम लोगों ने उत्पन्न किए हैं हमारी सनातन परंपरा को नीचे दिखाने के लिए, हमारी अस्मिता को तार तार करने के लिए। तो ये जो प्रपंच चला है इन्होंने, अब उसको प्रतिकार करने का समय आ गया है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो समान धर्मी लोग हैं वो कम से कम एक मंच पर साथ हैं और इस विषय में अधिकाधिक लेखन हो, प्रकाशन हो, लोगों के बीच में सूचनाएं पहुंचे। अब तो सोशल मीडिया का इतना बड़ा एक विस्फोट हुआ है कि उसके माध्यम से सत्य को निरूपित कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सोशल मीडिया वैसे देखा जाए तो झूठ का भ्रमजाल बन गया है, पर उसमें कम से कम सत्यता का स्थापित करने के लिए हम एक प्रयास करें तो धीरे धीरे स्थापना होगी। हाँ, और अभी जो एडजेक्टिव लोग लगा दिया है कि मिथोलॉजी है, और ये ईशिया के माध्यम से हो, ईशिया, क्योंकि जितने भी जो बाहर के, जो मैं इनको आक्रांता, जैसा आपने बहुत अच्छा शब्द दिया आक्रांता, जो चाहे वो ईसाई धर्म के नाम पे आए हों, चाहे वो इस्लाम के नाम पे आए हों, तो उन्होंने भारतीय जो हमारी संस्कृति को जब देखा, हमारे शास्त्र देखे, और इतना समृद्धशाली भारत था पहले, कोई भी नया टेक्नोलॉजी, तो भारत उस समय का अमेरिका मान सकते हैं आप, क्योंकि भारत था, उन्होंने बिल्कुल देखिए, रामायण में पुष्पक विमान से हम लोग चलते थे, श्री राम पुष्पक विमान से आए। तो एक सर वीएस नायपॉल नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने हमको प्रेरणा दी। वो जब भारत आते थे हमेशा हम उनसे मिलते थे, हमने उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित की। तो उन्होंने कहा इंडियंस डू नॉट टेक प्राइड ऑफ देयर ग्लोरियस पास्ट। तो मैंने कहा सर हमें क्या करना चाहिए? बोले नहीं, इतिहास के प्रति समझ ही नहीं है, हमारा इतना समृद्धशाली गौरवशाली इतिहास है, उसको भारतीय जानते ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक प्रोजेक्ट बनाओ कि जो विदेशियों ने भारत के बारे में कहा है, जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए उनके जो अकाउंट्स हैं, उनको आप स्टडी कराओ। भारतीय तो कहेंगे ही, अपना दही कौन खट्टा कहेगा, सब कहेंगे बहुत अच्छा है, और जो विदेशियों ने भारत के बारे में कहा है, तो उनकी प्रेरणा से हमने एक पुस्तक प्रकाशित की 4 खंडों में, द इंडिया दे सॉ। तो जितने फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उनके अकाउंट्स हैं, तो उन्होंने क्या कहा भारतीय उद्योग के बारे में, भारतीय टेक्सटाइल के बारे में, स्थापत्य के विषय में, हमारे जितने समाज के विभिन्न अंग हैं, यहाँ के सामरिक शास्त्र के बारे में, जो कुछ उन्होंने कहा उसको हमने 4 खंडों में प्रकाशित किया और वो बहुत लोकप्रिय हुई पुस्तक। तो सर वीएस नायपॉल बड़े प्रसन्न थे उसको देखकर। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से आपने एक सही चीज प्रस्तुत कर दी समाज के सामने कि भारत ये था, इसको सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहते थे। ये जो इतने जो विदेशी आए लालच में, आकर्षण में, इसलिए आए क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा एक सेंटर था यहाँ पे उद्योग का, शिक्षा का। नालंदा देखिए हमारा, परंतु दुर्भाग्य कि उसको विखंडित कर दिया, बिल्कुल जला दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया उन्होंने। तो क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय अस्मिता पर प्रहार हो, भारतीय जो भी गौरव जिसमें भारतीय अनुभव करते हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। और ये तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। आज भी अगर हमारे शंकराचार्य जी पर कोई आरोप लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि उनको पता है ये हिंदू धर्म के एपिटोम, इन पे अगर हम प्रहार करेंगे, इनके अगर किसी प्रकार से हम लोग इनको नीचे दिखा पाएंगे, तो यानी वो पूरे हिंदू समाज के ऊपर एक आक्रमण करेंगे।
तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इन चीजों के प्रति हम सचेत हों और एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। आपने भारत को सोने की चिड़िया के नाम दिया। मेरे एक एनालिसिस है सोने की चिड़िया पे। आप जो भारतीय संस्कृति पर सभी लोग आकर्षित इसलिए होते थे कि भारत में दो ऐसी क्वालिटीज थी, जो गुण थे, जो उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थे, जिनके बारे में पूरी दुनिया में एक तरीके के भारत बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। एक वो है ट्रुथ और दूसरा जस्टिस। तो भारतीय जो यहाँ की न्यायपालिका होती थी पहले, वो न्याय पे इतना उनका इतना ज्यादा कि ऐसा लोग मानते थे, ये जो पर्शिया के जो ट्रेडर्स थे और ये जो उत्तर कुरु या रशिया के जो ट्रेडर्स थे, और इवन सिंचियांग तो वैदिक सिटी था, जस्ट 1000 साल पहले वो एक संस्कृत बोलने वाला शहर था, वो जो अभी चाइना के अंदर है। यहाँ पे आजकल उइगुर लोग आ गए हैं, वो संस्कृत बोली जाती थी वहां पर। तो वो सभी लोग भारत इसलिए आते थे, यूरोपियन भी और साउथ अमेरिकन भी। कल मैं काक जी से बात किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह साउथ अमेरिका से भारत का, ये सब लोग भारत इसलिए नहीं आते थे कि यहाँ पे सोना है, सोना तो था ही, लेकिन जो यहाँ का जो ट्रेडिशन था सत्य और न्याय पे और नीति पे, तो उनको ये विश्वास था कि दुनिया में कहीं पे भी उनके साथ अन्याय हो सकता है, लेकिन भारत में नहीं। बिल्कुल, बहुत पारदर्शिता थी, हर प्रकार से न्याय संगत काम होते थे और कोई बेईमानी नहीं थी किसी प्रकार की। तो इसी ये उद्योग में तो ये देखा जाता है, वाणिज्य में तो यही देखा जाता है कि आपके साथ बेईमानी ना हो जाए। तो उस प्रकार से भारत बड़ा समृद्ध था, तो इसीलिए भारत समृद्ध था। तो अगर हम लोग इस पे एनालाइज करें तो सोने की चिड़िया, देखिए आज भी अमेरिका पे लोगों को विश्वास क्यों है? अमेरिका पे विश्वास है बिकॉज यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। आप चाहे कोई भी हो, तो आपको, अगर आप सेनेटर भी हो चाहे कांग्रेसमैन भी हो, लेकिन आपको पुलिस के सामने सब बराबर है और कोर्ट के सामने सब बराबर है। तो इसलिए पूरे दुनिया का बिजनेस जो है अमेरिका आता है। आज भी हम लोग एफडीआई का इंडिया में बात करते हैं बहुत ज्यादा। प्राइम मिनिस्टर ने कल यूएसआईबीसी में की मीटिंग में बोला कि $20 बिलियन इस कोरोना वायरस के में इंडिया में इन्वेस्ट हुआ है। और इसी कोरोना वायरस पीरियड में अमेरिका में $780 बिलियन पूरी दुनिया से इन्वेस्ट हुआ, ये 2 महीनों में, 4 महीने। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में इवन तो अमेरिकन इकोनॉमी डाउन है, लेकिन यहाँ की जो न्यायपालिका है, यहाँ का जो लॉ इन्फोर्समेंट है, उस पर आज भी लोगों को विश्वास है। तो समृद्धि वही पे हम पूंजी लगा रहे हैं, तो पूंजी हमारी मार में नहीं है, हाँ। पूंजी कहीं नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाए, ये आश्वस्ति होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अगर जिस दिन अगर अमेरिका में जिस दिन ये कम हो गया, जो अभी डेमोक्रेट्स और ये लेफ्टिस्ट कहीं भी देखिए, अगर हम देखें सामान्य व्यापार, दो व्यापारियों के बीच में यही है। अगर लगा कि नहीं ये हम कागज खरीदते हैं, तो हमको जिस दिन लगा कि ये कागज वाला हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, हमसे छिटक जाएंगे, हमको दूसरा घर देखेंगे। तो ये तो सामान्य मानवीय स्वभाव है। ये जहाँ लगेगा कि ये बेईमानी हो रही है, तो वहां से आदमी अपने आप को विमुख कर ले। लाइक पूरा साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और ये जितने भी जो देश हैं, चाहे अमेरिका इनके ऊपर कितने भी बम गिरा दे, लेकिन ये फिर भी आके अमेरिका में इन्वेस्ट करें, क्योंकि द रीजन इज इनको जस्टिस इनको चाहिए। कहीं पर ऐसा चाहिए जहां पे पूंजी लगाएं, जैसे आपने बताया, उसका रिटर्न है। तो ये जो भारत का जो मेन क्वालिटी है, वो नष्ट कर दिया गया, तो डेलिबरेटली नष्ट। वो विश्वास जागृत होगा लोगों में, हो रहा है। ये जो इस समय भी निवेश हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि उनको पता है कि इस प्रकार के लोग शासन में इस समय हैं कि जो किसी की एक पाई भी नष्ट नहीं होने देंगे, उसको डूबने नहीं देंगे। तो इस आश्वस्ति भाव के कारण ही पूरे विश्व से लोग भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल, वो नरेंद्र मोदी और जो अभी जो पार्टी रूल कर रही है भारत में, बीजेपी, उनके ऊपर उनको ये विश्वास बढ़ रहा है लोगों को कि भारत में उनको जस्टिस मिलेगा। और इसीलिए वो जिस भाव से अनुप्राणित लोग हैं, वो संघ भाव से अनुप्राणित हैं, उनके अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार हैं,
कि जिसमें जो सब सेल्फलेस लोग हैं, जिनके सामने केवल एक ही मूल मंत्र रहता है, राष्ट्र सर्वोपरि, तो उन सबका एक ही लक्ष्य है कि भारत को परम वैभवशाली बनाना है। तो उस भाव से जब वो काम करें तो उसमें निजी तो कुछ है ही नहीं। यानी 5 साल पहले और ये 6 साल के शासन में पूरी सरकार में किसी एक व्यक्ति पर एक दाग नहीं है। तो ये आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है कि जहां हम पिछले 10 साल पहले के शासन में देखें कितने घोटाले हो गए, इन 6 साल में एक छींट न पड़ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। बहुत ज्यादा। तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि वो जिस संगठन से अनुप्राणित लोग हैं, ये वहां इस चीज से कोई स्थान ही नहीं है। वहां तो सेल्फलेस लोग हैं, वो जिन्होंने पूरा जीवन होम कर दिया। वो अपने जीवन में इतने पढ़े लिखे थे, इतने कुशल थे कि कुछ भी हो सकते थे, परंतु वो सब त्याग कर उन्होंने अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया कि वो देश का काम करें। तो उस संगठन से जो प्राणवायु लेते हैं, तो उनके मन में तो केवल एक ही कल्पना है कि हमें भारत को शिखर पे पहुंचाना है। भारत में जो इतना ज्यादा जो यूनिवर्सिटी में जो करप्शन है, यूनिवर्सिटी में आइडियोलॉजिकल करप्शन है, और जो आइडियोलॉजिकल है, और इंडस्ट्रीज में अभी लोगों को आदत पड़ गई थी करप्शन की। जैसे बॉलीवुड के भी केसेस बाहर आ गए हैं अभी सारे, और उधर भी तो एक मैं सोच रहा हूँ महा क्लीनिंग चल रहा है भारत का एक तरीके से। और क्या है, देखिए 70 सालों में ये 70 साल का दंश है जो हम झेल रहे हैं इस समय। ये इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। खेत में जब खरपतवार उग जाते हैं तो उनको सफाई करने में थोड़ा समय लगता है। वो शुरुआत हो चुकी है, इसलिए बिलबिलाहट है। ये जो सामाजिक आक्रोश चल रहा है इस समय कि कभी सीए के नाम पे बवाल करना, कभी जेएनयू में बवाल करना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। उनको जो फंडिंग मिलती थी वो सब फंडिंग पे रोक लगा दी है। अब जब उनके पास आर्थिक हित पे उनके चोट पहुंची है, या वो जिन जगह पहुंच जाते थे यूनिवर्सिटीज में और एक्सपर्ट बन के जाते थे, फिर अपने लोगों की अपॉइंटमेंट करते थे, वो सब चैनल बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। तो उस कारण से उनमें बिलबिलाहट है। तो उस बिलबिलाहट में वो उनका राष्ट्र के प्रति कोई सरोकार नहीं है, भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति उनका कोई सरोकार नहीं है। इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद का विरोध कर रहे हैं। तो ये सब, और ये समाज सब जान रहा है। ये पहले बहुत अच्छा हो रहा है जो लोगों को मालूम पड़ रहा है कि जेएनयू में 10 रुपए महीने पर लोग रहते थे। पहले किसी को पता नहीं था। वो तो अगर ये आंदोलन न होता तो ये बात किसी के सामने आती ही नहीं। इतने वर्षों से जो पापाचार चल रहा है जेएनयू में, अब वो सार्वजनिक हो गया और उद्घाटित हो गया, तो इसलिए जन समर्थन उनके विरोध में खड़ा हो गया है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। तो इसलिए वो आप उसका, हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए प्लीज। मुझे लगता है ये जो अभी हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में चीजें स्थिर होंगी, बेहतर होंगी, और जो इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, सब दिशा में आ जाएंगे। हाँ हाँ, उसमें आपकी तो बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि आपको ये तो देखिए क्या है, साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य के माध्यम से हम जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि श्री राम के सामने गिलहरी जाती थी समुद्र में, वो लौट के आती थी और उनके चरणों में धूल रख देती थी। ये उतने बड़ा काम है। बस इतने बड़े महायज्ञ में एक हमारी छोटी सी आहुति है साहित्य के माध्यम से, क्योंकि भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत आवश्यक है पुस्तकें अच्छी प्रकाशित हों, जो सर्वसुलभ हों, प्रामाणिक हों, लोगों को मालूम पड़े। तो उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी, तो वो धीरे धीरे हम लोग पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय विचार हैं उनके लिए कोई मंच नहीं था। हमारी विचारधारा के लेखकों को प्रकाशन होने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि कहीं उनको अवसर ही नहीं मिलता था। सब जगह वामपंथियों का एक तरह से आधिपत्य था, तो ना उनकी पुस्तकें छपती थी, ना कहीं पे ली जाती थी। तो वो धीरे धीरे परिस्थिति बनी। हमने बिल्कुल विषम परिस्थितियों में ये काम प्रारंभ किया। हमारे पिताजी श्री श्याम सुंदर जी ने ये 1958 में दिल्ली में प्रारंभ किया, तो तब से इतनी लंबी यात्रा करके हम यहाँ पहुंचे हैं। तो उसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि ऐसी पुस्तकें, ऐसा साहित्य प्रकाशित करना जो समाज को दिशा दे सके। केवल इसको प्रकाशन के नहीं, धनोपार्जन का माध्यम नहीं है, विचार देने का, संस्कार देने का और एक जागृति पैदा करने का मिशन है ये, जिसको प्रभात प्रकाशन के नाम से हम करते हैं। नहीं, बहुत ही अच्छा है एक्चुअली उद्यम है, क्योंकि पूरे विश्व में सारा जो आइडियोलॉजीज है वो एक ही देश से आई है, सारी, सबका सोर्स एक ही जगह है, वो है भारत। तो भारत का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो हमारे ऋषियों ने, साधुओं ने जो सेट किया है,
मैं भारत बोल के से ये समझता हूँ, भारतवर्ष एक टाइम पे पूरी पृथ्वी को जी भारत बोलते थे, लेकिन जो विंध्याचल और हिमालय के बीच में जो टेरिटरी है उसको आर्यव्रत बोलते हैं। तो उसमें वही एक पूरे विश्व के लिए आइडियोलॉजिकल स्रोत है, मतलब एक तरीके से इंटेलेक्चुअल पावर हाउस है। आप कहीं जी भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखेंगे। इतने चमत्कारिक हमको अनुभव सुनने को मिलते हैं हमारे ऋषि मुनियों के, कि वो मतलब इतने छोटे समय में उसको विस्तार पे बताना बड़ा कठिन है, परंतु पूरी परकाया प्रवेश करना और सब कुछ करना, ऐसे ऐसे अनुभव सुने हैं हमने कि हम चमत्कृत हो जाते हैं कि क्या सच में ऐसा होता था। पर ऐसा होता था, अभी भी होता है। जो लोग साधक हैं, जो समाज के बीच में नहीं आते, उस प्रकार का काम करते हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि वो भारतवर्ष की जो समृद्ध परंपरा है वो उसको आगे लेके जा रहे हैं, तो इसलिए संभव हो पा रहा है। ये पूरे विश्व में जो भी आइडियोलॉजी अभी चल रही है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, सबका ओरिजिन अगर आप ढूंढेंगे वो आपको मिलेगा वेदों में, महाभारत में, जी रामायण में, सबका ओरिजिन। तो बिल्कुल। ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इसमें कोई ये मिथोलॉजी नहीं है, ये फैक्ट है। तो नहीं नहीं, बिल्कुल प्रमाणित है, वो शास्त्र उपलब्ध हैं। और वो आज शास्त्र आज नहीं लिखे गए, वो इतने वर्षों पुराने हैं। उसमें समाज धर्म के हर विषय के बारे में उसमें लिखा गया है। तो तो उन लोगों की आप दूरदृष्टि देखिए कि जो उन्होंने उस समय सोचा वो आज भी उतना ही सत्य है। तो उन्होंने ये एक वास्तविकता लिखी है। तो ये जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज और ये जो इतनी सारी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी इनमें कंफ्यूजन है भारत के लिए, अभी अंग्रेजों के बाद ऐसा हो गया कि भारतीय लोगों को भारतीय लेखकों से विश्वास उठ गया, क्योंकि इस तरह का प्रोपेगेंडा किया। और अभी दुनिया में सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखने वाले व्यक्ति एक कम्युनिटी है, और वो है हिंदू कम्युनिटी। अब आज के समय में यूरोपियंस और हिंदू, बट बिकॉज हिंदुओं में इंटेलेक्चुअल मोर राइटर्स फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी आर राइटिंग नाउ। और दिस इज ए फैक्ट। अगर आप यूरोप में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आपको एटलीस्ट, पहले क्या होता था कि एक भी बुक नहीं मिलेगा इंडियन ऑथर से, अभी जी जी एटलीस्ट जी 15 और 20 ऑथर्स आर सेलिंग इन एवरी स्टोर अराउंड द वर्ल्ड। कहीं कहीं ना कहीं पे बिक रही है। और ये जो माइंडसेट है, जो भारतीयों, जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, इसको पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज भी लोगों ने किया है। लेकिन जो अभी समय थोड़ा सा बदल रहा है, तो यहाँ पे भारतीय लेखकों को अपने आप को बहुत फोर्सफुली इंटरनेशनल ऑडियंस में जो मिथोलॉजी का है उसको खंडन करना एस्टैब्लिश करना जरूरी है। पड़ेगा। क्योंकि अब पहले क्या था, उन्होंने हमारी सभ्यता को तोड़ा, और हम लोग फिर भी जी बच, जी जी क्योंकि हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उनसे थोड़ा डीप है। अभी हमको उनको खंडन करना है प्रोएक्टिवली। जैसे कि भारत में इसलिए तो अब हमें उसको पुनर्स्थापना करनी है। तो ये या, पुनर्स्थापना का जो काम है वो केवल साहित्य के माध्यम से होगा। कोई भी और उसका- अब तो सुविधा हो गई, ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से इधर आपने सोचा और उधर आपने उसको लिख दिया और विचार आपका लोगों तक पहुंच गया। केवल पुस्तकाकार आएगा तो लोगों तक पहुंचेगा, वो बात भी अब समाप्त हो गई। अब तो समाप्त हो। इधर जैसे ताजा विचार आया आपने उसको प्रस्तुत कर दिया और उसकी स्थापना हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मुखर होकर और प्रामाणिकता के साथ, मतलब कपोल कल्पित बात हम ना करें, क्योंकि हमको सत्य की स्थापना करनी है। इसलिए हर चीज के साथ संदर्भ हो, प्रमाण हो, तो उसकी स्वीकार्यता होगी। हम अगर लिख दें कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा था, वो नहीं, उसको हम कोट करें कि वो संदर्भ कहाँ है। संदर्भ होगा तो व्यक्ति जाके उसको देख सकता है और अपने आप को संतुष्ट कर सकता है कि हाँ, ये सही बात इन्होंने कही। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ। पर दुर्भाग्य से पढ़ने पढ़ाने के प्रति अभी थोड़ी अभिरुचि कम हुई है। और भारत में इसका विशेष और हिंदी में खास तौर से देखने को आया है कि पढ़ने के प्रति लोगों की रुचि कम हुई है। तो उससे कि हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। तो वो भी मैं समझता हूँ शायद एक संक्रमण काल है। चक्र ऊपर से गतिमानों के नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर अग्रसर होगा। तो हम बड़े आशावादी हैं, आने वाले समय में चीजें ठीक होंगी और फिर पुस्तकों के प्रति लोगों का अनुराग जागृत होगा। देवनागरी लिपि भी मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देवनागरी जी जो लिपि है, ब्राह्मी से आई है।
लेकिन देवनागरी इज साइंटिफिकली बेटर देन इवन ब्राह्मी, मेरे हिसाब से तो ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि जी आप किसी भी साउंड को लिख सकते हैं देवनागरी में। और अंग्रेजी में भी अगर देवनागरी में लिखें तो जो अभी जो प्रचलन चल रहा है कि हिंदी को रोमन लेटर्स में लिखना, वो एक तरीके से इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें आप अगेन ऐसी लोगों को मालूम नहीं है कि लैंग्वेज स्क्रिप्ट में ही आप दूसरे का माइंडसेट लेते हैं, तो जी इट इज लाइक इम्पोर्टिंग। तो देवनागरी लिपि में पुस्तकें लिखना और लोगों को सिखाना कैसे पढ़ सकते हैं। देवनागरी लिपि का एक क्वालिटी होता है कि उसमें आप जो लिखेंगे सभी व्यक्ति जी एक ही रूप में पढ़ेंगे, हाँ बोलेंगे भी एक ही रूप में। जी अभी जैसे इंग्लिश में पुट पट एक ही 3 लेटर्स में लिख दिया, लेकिन बिल्कुल दोनों का बिल्कुल। साउंड डिफरेंट है, फोनेटिक्स डिफरेंट है। तो अगर अगर हमारे लेखक अगर हिंदी में लिखें और उसका रोमन ट्रांसलेशन है ताकि वो हिंदी को ठीक से प्रोनाउंस करें रिवर्स वे। अभी हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं और फिर हिंदी में अनुवाद करते हैं, और अगर हम उसको देवनागरी में लिखें और लोगों को सिखाएं डायक्रिटिक्स के थ्रू इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दैट विल बी अ बिग एडिशन। मतलब ये जो मैंने शुरू में कहा, भाषा के प्रति जो हमारा सरोकार होना चाहिए, जो आग्रह होना चाहिए, उसकी कमी के कारण ये सब हो रहा है। आप देखिए जो इतने मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे या, तो उसमें हमेशा लोग बहुत संक्षेप में लिख देते हैं। वो लिख देते हैं के, तो मैं समझ नहीं पाया के का मतलब क्या हुआ। मैंने कहा क्या लिख के भेजा है? बोलो सर मैं ओके लिखना चाहता था। तो मैंने कहा तुमको ओके लिखने में भी दिक्कत आ गई कि तुमने के लिख दिया? मैंने कहा ब्लैंक छोड़ दे तो मैं समझ जाता, तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया। तो क्या है कि केवल अभ्यास की बात है। अगर आप कहेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगता। मैं अधिकांश मैसेज या अपनी मेल हिंदी में लिखता हूँ, क्योंकि वो मेरे अभ्यास में आ गया। वो आपको मैं अगर ए पी के लिखूंगा तो मैं इससे अच्छा हिंदी में सीधे आपको लिख दूंगा। तो वो केवल अपने आग्रह की बात है परिवार में। और ये भाषा, साहित्य, पढ़ना, ये सब परिवार से शुरू होता है। हम अगर परिवार में संस्कार दे देंगे कि नहीं, हमें भाषा के प्रति अपना एक आग्रह रखना है, हिंदी में ज्यादा से ज्यादा काम करना है, हिंदी में बातचीत करनी है, परंतु हिंदी को लोग हे दृष्टि से देखते हैं। माँ कहते हैं मेरे बच्चा अंग्रेजी में अच्छे नंबर लाता है, गणित में बहुत अच्छे हैं, हिंदी कमजोर है इसकी। अरे हिंदी कमजोर है तो इसका तुम गौरव करोगी? तुमको शर्म आनी चाहिए इसके लिए। तुमको लज्जित होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा हिंदी में कमजोर है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में बातचीत करते हो तो हिंदी में उसको सिखाते क्यों नहीं हो? मैं अपने मेरा बालक 4th कक्षा में पढ़ता है, तो हम सरदार पटेल विद्यालय में पीटीएम में गए। तो वहां एक अभिभावक आए हुए थे, तो वो बच्चे की माँ बोली कि यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ाते हैं, हमको बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चूंकि वो सार्वजनिक कार्यक्रम था, मैं उसमें ज्यादा उनको क्या ज्ञान देता। परंतु बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये जो डिफिकल्ट है वो इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि आप उसको डिफिकल्ट समझती हैं। आप जब धीरे धीरे अभ्यास में लाएंगे तो सरल हो जाएगा ये। तो उन्होंने स्वीकार किया, बोले सर ठीक है, मैं भी एफर्ट्स करूंगी इसके लिए, क्योंकि उनका अभ्यास वही है। मैं प्रयास करूंगी, नहीं बोल पाएंगे, मैं भी एफर्ट्स करूंगी इसके लिए। तो ठीक है, कहने से ही होगा। अगर मैं ना कहता तो शायद ये बात भी उनके मन में ना आती। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और केवल अभ्यास की बात है, हर चीज के पीछे केवल अभ्यास है। आप अगर देवनागरी में लिखने का अभ्यास करेंगे तो देवनागरी में लिख पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप अंग्रेजी में लिखते रहिए। तो अभी आपका अभी हम शो के अंत में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप जी दुनिया दुनिया अभी आप पूरे वर्ल्ड में सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नए लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए, कि क्यों उनको लिखना चाहिए? और आई थिंक इस शो से तो काफी कुछ पता लग गया होगा उन सबको। और किस विषय में ज्यादा लिखें जिससे कि लोगों को मैक्सिमम हेल्प मिले, क्योंकि हर तरह का लिटरेचर लिखने का कोई फायदा नहीं है। लिटरेचर तो हर तरह के होते हैं, लेकिन ऐसा लिटरेचर जो एक नई सोच को सामने लाए, नए प्रकार के विधियों को सामने लाए, और नई प्रकार के जो थॉट प्रोसेस को सामने लाए, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे पूरे विश्व में? एक तो सबसे पहले मैं एक ही बात सबसे कहता हूँ कि जिसमें क्षमता है, जो विचारवान लोग हैं और जिसमें लेखन की क्षमता है, उसको अवश्य लिखना चाहिए। और बिना सोचे लिखना चाहिए कि मेरी वो पुस्तकाकार छपे। वो अपने शब्दों की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति तो करें। वो अभिव्यक्ति करेंगे, उसका संपादन, संशोधन, परिष्कार करने का काम तो हो जाएगा बाद में, पर उसमें विचारों को कागज पे तो उतारें। मैं देखूं बहुत अच्छे अच्छे वक्ता होते हैं, पर उनसे कहो आप पुस्तक लिख दीजिए तो वो पुस्तक नहीं लिख पाते।
संकोच होता है उनको। तो वो संकोच छोड़कर अच्छे विचारों को, क्योंकि सत्य साहित्य का बहुत बड़ा स्थान है हमारे समाज में, हम अच्छा साहित्य लिखें, वो साहित्य जो समाज को कोई दिशा दे सके। केवल स्वांतः सुखाए लिखना कि मैं लिखूं, मेरी किताब छप जाए, मैं अपने मित्रों के बीच में लोकप्रिय हो जाऊं, वो दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रामाणिकता के साथ, अध्ययन के साथ एक ऐसा साहित्य हम लोग समाज में दें जो स्थायी हो। आज हम देखते हैं प्रेमचंद जी ने जो लिखा वो आज भी शाश्वत है, गुरुदेव टैगोर ने लिखा आज भी प्रासंगिक है। तो चूंकि उनके मैटर में कंटेंट था, सब्सटेंस था, इसलिए वो स्थापना हो पाई, वो आज भी पढ़े जाते हैं। और अभी पिछले 10-20 सालों में ऐसा कोई लेखक नहीं हुआ जिसकी पुस्तक पढ़ने के लिए आप लालायित हैं। तो हमारे को वो देखना चाहिए कि समाज में चंद्रकांता संतति लिखी देवकी नंदन खत्री जी ने, तो उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। यानी आपकी पुस्तक, आपकी लेखनी में इतना दम हो कि उसको पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखें और उसको पुस्तक को पढ़ें, उसको अपने पोजेशन समझे कि हाँ ये अच्छी पुस्तक मेरे पास आई है। तो हम लोग तो हमेशा नए लेखकों को स्थान देते हैं, क्योंकि दृष्टि ये रहती है कि जो आज नया है कल वही पुराना होगा। हमारे बहुत सारे ऐसे लेखक हैं आज हिंदी में स्थापित जिनकी पहली पुस्तक हमने प्रकाशित की और आज वो साहित्य के आकाश में एकदम चमकते हुए नक्षत्र की तरह से विद्यमान है। तो दृष्टि यही है कि सबके पास विचार होते हैं, उन विचारों का परिष्कार करके फिर अपनी चीजों को लिखें और एक सार्थकता के साथ लिखें, सकारात्मक भाव से लिखें, नेगेटिव कुछ ना लिखें। क्योंकि आप अगर समाज को सकारात्मक बातें कहेंगे, सकारात्मक बात देंगे तो उसकी स्वीकार्यता होगी। क्योंकि नेगेटिविटी तो सब जगह पे है। हम चाहते हैं कि सकारात्मकता के साथ लेखन हो और फिर उनको अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचे। तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ एक पुस्तक संस्कृति विकसित करने का अभियान लेना पड़ेगा। पश्चिम में तो फिर भी है, भारत में अभी थोड़ी कमी है उसकी, पर मैं समझता हूँ धीरे धीरे हम उस दिशा में भी अग्रसर होंगे। एक मेरा सुझाव है सभी व्यूअर्स को, और जो अमेरिका में है और जो भारत में है, दोनों को सुझाव है कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बर्कली, ये सब यूनिवर्सिटीज अभी जो है मीडियोकर है। इनका जो भी रिसर्च है वो एक पुराने जो अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर ही बेस है, और द ओनली थिंग दे हैव लेफ्ट इज मनी, जो कि यूएस गवर्नमेंट से मिलता है और स्टूडेंट से मिलता है। आप लोग जब आते हैं तो ये इनका अर्निंग है, पोटेंशियल है। इसमें जो रिसर्चेस जो प्रोड्यूस होती है, जो एक कॉमन सेंस के भी विपरीत है। तो मैं धर्म का तो बात ही बाद में करेंगे, लेकिन कॉमन सेंस ही विपरीत है। अगर भारतीय लेखक इनके सभी रिसर्च पेपर्स को पढ़े, उसको खंडन करें भारत से, सतोलॉजी पे आप डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं, satology.org पे, और या फिर आप प्रभात प्रकाशन के थ्रू बुक बना के पब्लिश भी कर सकते हैं। वो बहुत अभी आवश्यक हो गया है, क्योंकि जब तक हम अपनी विचारधारा को विश्व के समक्ष नहीं रखेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि वो गलत किधर है। और वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वो सिर्फ भारतीयों में है। मैं अमेरिका में रहता इतने सालों से और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ ही रहा हूँ, करीब 20 साल से ज्यादा हो गया इनके साथ रहते हुए। तो मुझे मालूम है कहाँ पे स्ट्रांग है। तो ये एक मेरा आग्रह भी है और एक सुझाव भी है। इस तरह अगर लोग लिखेंगे, क्योंकि इनको किसी ने चैलेंज नहीं किया अभी तक, और चैलेंज भी लोग करते हैं तो डर डर के चैलेंज करते हैं, कहीं से रिकॉग्निशन ना खत्म हो जाए। तो हम लोग तो चैलेंज, हम लोग अमेरिका में ही रहते हैं, हम तो सीधा मिथोलॉजी बोल देते हैं, बेकार है। बट भारतीयों को चैलेंज करने की बहुत आवश्यकता है, स्पेशली एनीथिंग रिलेटेड टू इंडियन फिलॉसफी। जैसे एक फ्रांसिस क्लूनी करके एक व्यक्ति है, हिंदू स्टडीज के चेयर है, क्रिश्चियन पास्टर है, लेकिन लिखते हैं रामानुजाचार्य पे, क्योंकि रामानुजाचार्य से उनकी रोजी रोटी चलती है, जीसस में नहीं चलती है, रोजी रोटी चलती है रामानुजाचार्य पे। तो अगर भारतीय लोग इस तरह के प्रोफेसर्स को डायरेक्टली चैलेंज करेंगे, पब्लिकली लिखेंगे, खंडन करेंगे पब्लिक फोरम में, तो उसमें एक उत्सुकता भी आएगी, एक ज्यादा आप बिकेंगे भी। अगर आपको धन कमाना है तो उसमें ज्यादा बिकेंगे भी। और तीसरा चीज, आप वैदिक थॉट प्रोसेस को वापस इस्टेब्लिश भी करेंगे। तो तीनों एक ही चीज में तीनों काम हो गए। तो आप लोगों के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए, आपके लिए प्रभात प्रकाशन है जो आपकी पुस्तकें छाप सकते हैं।
अगर आप कुछ आर्टिकल लिखना चाहते हैं Saptology.org अपना लॉगिन बनाइए, लिखिए। और हम लोग तो है ही, वीडियो पे बात करते ही रहेंगे। तो प्रभात जी को वापस बुलाएंगे और किसी अन्य विषय पे बात करेंगे। सो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम लोग अगले बहुत विषय धन्यवाद पे आपका, वापस मिलेंगे। आपने मुझे ये अवसर दिया आपसे संवाद करने का, तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार पुनः आपके इस उपक्रम के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सप्तोलॉजी स्थापित हो, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।